हेलो एवरीवन। आज 21 सितंबर 2025। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। दिल्ली चिड़ियाघर का एक अफ्रीकी हाथी है, जिसका नाम शंकर था। उसकी मौत हो चुकी है और वो भी हार्ट अटैक की वजह से। इसके हम कारणों को जानेंगे और इसके साथ ही जो हमारा एक डेटा रहेगा, यानी कि कितने से ऐसे हाथियों की मौत या फिर कितनी ऐसी प्रजातियां किस प्रकार से उनकी मौत हो जाती है, तो इन सबको हम देखेंगे। इसके बाद H1B वीजा, इस पर ट्रंप का जो फरमान है वो जारी हुआ है। अभी ये काफी न्यूज जो है चर्चा में बनी हुई है। इस पर अभी और भी काफी बहुत सारी बातें, बहुत सारी टिप्पणियां आएंगी, तो उसको हम समय समय पर कवर करते रहेंगे। तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद है पारसी समुदाय की जो आवाज है, वो पारसियाना अक्टूबर 2025 में बंद हो जाएगी। जो पारसी समुदाय जो है उसके द्वारा कुछ आंदोलन, कुछ ऐसे रेवोल्यूशन किए जा रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। हमारी जो फर्स्ट न्यूज है, यहाँ पर उसका हेडलाइन देखिए। दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी, यानी कि सिर्फ एक ऐसा हाथी था अफ्रीका से जो लाया गया था। दिल्ली का चिड़ियाघर है वहां पर, जिसका नाम शंकर था। उसकी मौत हो चुकी है और पूर्व राष्ट्रपति जो है शंकर दयाल शर्मा को मिला था उपहार। यानी कि ये जो हाथी था, यानी कि इसको हमने या भारत ने कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि ये एक उनको एक गिफ्ट मिला था। जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके शंकर दयाल शर्मा, तो उनको अफ्रीका से ये गिफ्ट मिला था। तो वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे में एक चिड़ियाघर में शंकर हाथी का जन्म होता है। 96 में तत्कालीन राष्ट्रपति जब बनते हैं दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, तो उसको जिम्बाब्वे की तरफ से ये जो हाथी है ये गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देशों में जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलते, उपहार मिलते हैं, तो इसी तरह एक ये उपहार मिला था। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम शंकर रखा गया था। तो ये कौन से मतलब पार्क में था? नेशनल जूलॉजिकल पार्क NZP, यानी कि ये एकमात्र इस चिड़ियाघर का हाथी है, हाथी था। और नवंबर 1998 में जिम्बाब्वे ने भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को ये एक गिफ्ट के तौर पर दिया था, जब ये 2 साल का था। शुरुआत में उसके साथ एक मादा अफ्रीकी हाथी विम्बाई या फिर बम्बाई भी लाई गई थी, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी और फिर उसके बाद ये हाथी अकेला रह गया था। अब देखिए इसकी जिंदगी और हालात कैसे थे इस हाथी के। इसका एकांत जीवन काफी एकांत है। आजकल हम देखते हैं कितने भी जानवर हम देख रहे हैं, उन सभी का जो जीवन होता है वो काफी एकांत में रहते हैं, यानी कि कभी उनके साथी की मृत्यु हो जाती तो खुद को अकेला फील करते हैं। तो 2012 से शंकर हाथी जो थे ये अकेला रह गया था और ये सामाजिक प्राणी होते हैं, लेकिन शंकर को सबसे अलग रखा गया था। एक तो ये कारण था कि ये अफ्रीकी प्रजाति थी और भारत की जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसके नियम क्या कहते हैं कि किसी हाथी को 6 महीने से अधिक अकेला नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये नियम जो है वो पूरी तरह से उसका उल्लंघन किया गया था। मस्ट की समस्या थी इसको। जो नर हाथी होते हैं यानी कि मेल, उसमें समय समय पर हार्मोनल बदलाव से मस्ट की स्थिति बन जाती है। हाथी इसमें बहुत आक्रामक और बेचैन रहने लग जाते हैं। इसी दौरान शंकर को अक्सर जंजीरों में बांधकर रखा जाता था और उसके पैरों के घाव तक हो जाते थे। तो इसी तरह काफी वो परेशानियों से जूझ रहा था। उसका मतलब बाड़ा जो था कंक्रीट का था, जिसमें प्राकृतिक हाथी बहुत प्राकृतिक हरियाली बहुत कम थी। जहां पर वो रहता था उसमें हरियाली, ग्रीनरी नहीं थी। उसके लिए कुछ एनरिचमेंट जरूर की गई थी, जैसे कि लकड़ी के लट्ठे, टायर, नया आहार आदि, लेकिन ये इतना सब कुछ उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। पशु कल्याण संगठन ने बार बार कहा कि उसे किसी बाकी हाथी या अभयारण्य में भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर भी उसको अलग ही रखा गया था। अंतरराष्ट्रीय दबाव क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ने दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्य अक्टूबर 2024 में 6 महीने के लिए निलंबित कर दी थी। कारण क्या था कि शंकर को अकेला रखना, जंजीरों का उपयोग और अनुचित बाड़ा, तो ये सब इसके कारण माने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने क्या कहा कि या तो उसे बेहतर जगह भेजा जाए या फिर उसकी देखभाल के लिए अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाए। इससे मौत के पहले की कुछ घटनाएं क्या? 17 सितंबर 2025 की सुबह शंकर बहुत कम पत्ते घास खाई, हल्की दस्त की शिकायत थी, लेकिन मतलब उसको काफी सारी फिजिकली प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो लेकिन उसका इलाज तो हुआ, लेकिन पूरा तरह से वो इलाज उसका नहीं हो पाया था।
फिर अचानक गिर गया था ये हाथी और फिर इसका आपातकालीन इलाज किया गया, लेकिन इसकी तब तक मौत हो चुकी थी। तो मौत के कारण में क्या बताया गया है कि आकस्मिक हृदय विफलता यानी कि एक्यूट हार्ट फेलियर पाया गया इसमें, और जो अंग है वो सामान्य दिखे हैं बाकी, और बाकी जितनी भी रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। अब इस पर कुछ विवाद आलोचना भी की जा रही है, जैसे कि ये जो कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट होते हैं या एनजीओ, उन्होंने कहा कि शंकर को अभयारण्य या फिर किसी और चिड़ियाघर में भेजा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। और जो अंतरराष्ट्रीय जो एक मतलब अथॉरिटी है जू की, तो उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जंजीरों से बांधने, उन्हें हरियाली की जगह किसी पक्के फर्श पर रखने के लेकर ये आलोचना होती रही है। वाजा की चेतावनी भी समय पर लागू नहीं हो सकी थी। अब देखिए इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। अगर हम भारत में देखें कि इसके मतलब मृत्यु कैसी, तो आजकल जो मनुष्य की मृत्यु तो हो रही है ऐसी बीमारियों की वजह से, लेकिन इसके साथ ही जो जानवर है वो भी हृदय रोग जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण तो ये है कि जैसे हम इन्वायरमेंट का मिसयूज किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो जानवर है वो भी अकेले पड़ रहे हैं, उनमें तनाव की स्थिति हो रही है, अनुचित देखभाल उनकी अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये सब कारण रहते हैं कि इससे क्या है कि भारत में ये जो अभी देखिए एकमात्र ये अफ्रीकी हाथी था दिल्ली पार्क में जो था, अब इसकी मृत्यु हो चुकी, तो अब फिर से वहां पर किसी को रख पाना मुश्किल होगा। एक तो वो पहले ही अकेला था, अगर उसके साथ किसी और हाथी को रखा जाता या फिर उसका किसी और के साथ कनेक्शन बन पाता किसी और जानवर के साथ, तो हो सकता है वो अच्छा फील करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब जो हमारी सेकेंड न्यूज है, H1B वीजा के लिए देने होंगे 88 लाख, तो ये ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप का नया फरमान अब अमेरिका में जो नौकरी की चाहत कर रखने वाले लोग हैं उनकी जो ये एक इच्छा है उसको मतलब कुचलने की एक कोशिश की जा रही है। उस इच्छा को मतलब काफी लोग ऐसा है कि वहां पर जाते हैं करने के लिए डंकी वगैरह लगवाकर ऐसा कुछ करके, लेकिन अब जो H1B वीजा है उस पर फीस की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ट्रंप के द्वारा 88 लाख उस पर जो फीस है वो लगाई गई है कि जिनको मतलब जो भी कंपनियां हैं उनके लिए विदेशी वर्कर्स हायर करना महंगा हो जाएगा, यानी कि विदेश से काफी लोग वो मंगवाते थे। अब कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करने जाएगा सबसे पहले तो उसका जो वीजा होगा उसकी फीस रहेगी 88 लाख, तो किसी के लिए इतनी फीस दे पाना बहुत मुश्किल रहेगा। ये भारतीय रुपए की बात हो रही है। अब देखिए अमेरिका में काफी लोग जो है जॉब का सपना लेकर जाते हैं। भारतीयों के लिए सबसे बुरी खबर है क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय भी जो है वो अमेरिका में जाते हैं काम की तलाश में। अब वहां पर देखिए अब मतलब कि $1 लाख कीमत बताई जा रही है यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग, लेकिन भारत में लगभग 88 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ के करीब आपको फीस देनी पड़ेगी। अब इतनी महंगी फीस होगी तो फिर कौन जाएगा ऐसे में काम करने वहां पर। तो अब देखिए ऐसे में एक ये एजेंडा दिख रहा है कि ये जो ट्रंप है उसके द्वारा भारत के जो जितने भी छात्र हैं या फिर वर्कर्स हैं या जो भी जॉब परमिट के लिए जाते हैं उनको पीछे किया जा रहा है, यानी कि उनके लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। नई फीस जो हमने अभी बात की 1 लाख अमेरिकी डॉलर है, ये लागू कब से होगा? ये नियम उन नए आवेदन पत्रों पर लागू होंगे, नई पिटिशंस पर होंगे जो प्रोक्लेशन के प्रभावी होने के बाद दायर किया जाए। यानी कि जिन वर्कर्स के एप्लीकेशन पहले जमा हो चुके हैं या फिर जिनके पास पहले से H1B वीजा है उन पर ये चीज लागू नहीं होगी। यानी कि जो अब नए सिरे से जो लोग शुरू करेंगे, अब स्टार्टिंग से जो अपना वीजा लगवाएंगे या फिर कंपनी के थ्रू काम करने जाएंगे तो उनके लिए ये सभी नियम लागू होंगे। हालांकि जो पहले वहां पर लोग रहते हैं H1B वीजा के तहत काम कर रहे हैं उन पर ये चीज लागू नहीं होगी। अब देखिए किसे लागू होगा? प्रभावित होंगे जो नए आवेदक H1B वीजा के लिए। इसके साथ ही शामिल नहीं होंगे वर्तमान वीजा धारक, यानी कि जो अभी करंट वीजा धारक जो H1B होल्डर्स हैं उन पर ये लागू बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा रिन्यूअल्स या फिर पहले से जो जिनको अप्रूवल मिल चुका है तो उन पर इस चीज का बोझ नहीं पड़ेगा, उनको इतनी ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा नियत अवधि एक अवधि इसके लिए पीरियड तय किया गया, ये प्रावधान 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा यानी कि 1 साल के लिए, और अगले H1B लॉटरी चक्र से यह प्रचलित होगा। अब देखिए ऐसा बदलाव क्यों किया गया, तो ट्रंप या अमेरिका की सरकार क्या कहती है? कंपनियों को ये देखना होगा अब कि वे बहुत उच्च कुशल विदेशी श्रमिक ही लाएंगे,
यानी कि वेरी हाई स्किल्ड वहां पर लोग जाएंगे। अभी सिर्फ हर कोई जो कहता था कि हम ये आईआईटी या फिर कुछ ऐसी स्टडी करके इंजीनियरिंग करके वहां पर जा सकते हैं, अब उनका ये रास्ता बंद हो चुका है। इसे अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने, विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता को कम करने के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो अमेरिका है वहां पर काफी लोग ऐसे हैं जो विदेश से वहां पर लोग रहते हैं, यानी कि प्रवासी लोग हैं जो वहां पर पूरा उनकी कंपनियों को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाएगा कि जो उनकी निर्भरता थी विदेशों पर वो कम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए किस प्रकार ये भारत और भारतीय वर्कर्स प्रभावित होंगे। जो नए आवेदन पत्र करेंगे, यानी कि जो भारतीय युवा है जिसमें आईटी पेशेवर जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल में काम करते हैं, ये करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका में जाएंगे अपना करियर बढ़ाएंगे, तो उनके लिए ये बड़ी बाधा बन सकता है। 2024 में H1B वीजा अनुमोदक 71% हिस्सेदारी जो थी भारत की, यानी कि 71% जो भारतीय लोग थे H1B वीजा के तहत अमेरिका गए थे। इसके अलावा छोटी कंपनियां, जो कंपनियां बहुत बड़ी नहीं है, जिनके पास कम संसाधन है, वे इस बढ़ी हुई फीस का बोझ वहन कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। इससे नई भर्ती और विदेशी कर्मचारियों को जो स्पॉन्सर करने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो सकती है। परिवार और आवर्जन स्थिति क्या रहेगी। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जब वो काम करते थे अपनी फैमिली को ले जा सकते थे स्पॉन्सर करके, लेकिन अब उनको लिए अमेरिका में अपनी फैमिली को ले जा पाना मुश्किल होगा। सरकारी बयान में कहा गया कि यह कदम ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। इसके अलावा वर्तमान धारकों पर असर बिल्कुल नहीं होगा जिनके पास ऑलरेडी ये सब कुछ है। इसके अलावा अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है, पारसियाना पत्रिका क्यों मतलब बंद क्यों होगी, या फिर पारसियाना पत्रिका का क्या रोल है। तो पर्शियाना जो है भारत में पारसी समुदाय की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है, यानी कि ऐसी एक मैगजीन आप कह सकते हैं इसको, ये है। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी और ये लगातार 60 वर्षों तक ये पब्लिश होती रही है। और ये पत्रिका जो है पारसी धर्म, संस्कृति, परंपरा, इतिहास और सामुदायिक मुद्दों पर लेख प्रकाशित करती थी। ऐसे लेख इसमें लिखे जाते थे। इसका कारण क्या बंद होने का। पत्रिका ने कहा कि अक्टूबर 2025 का अंक इसका अंतिम होगा, यानी कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा। ग्राहकों और पाठकों की संख्या में गिरावट हो रही है, यानी कि जो पर्शियन समुदाय, जब हम देखते हैं कि जो पारसी भाषा जो मतलब पर्शियन लोग जो जब यहाँ पर आए थे फारस वगैरह से, जब हम देखते इतिहास में लोग यहाँ पर शासक आते हैं, तो उस समय पर जो पारसी भाषा थी वो काफी ज्यादा प्रचलित थी उस समय पर, क्योंकि साम्राज्य एक ऐसा था मतलब फारस ईरान के जो लोग यहाँ पर आए थे उनका साम्राज्य चल रहा था। तो ऐसे में उनके समय पर तो ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण थी, उनका काफी ज्यादा स्कोप था। लेकिन आज के समय पर क्या है ना कि लोग पर्शियन समुदाय की जितनी भी मतलब उनकी संस्कृति है उनमें कम रुचि दिखा रहे हैं। डिजिटल युग चल रहा है आज और प्रिंट मीडिया को बनाए रखना काफी मुश्किल रहता है, यानी कि जो डिजिटल युग अभी चल रहा है इसमें जो मीडिया है, यानी कि जैसे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस या फिर पेपर के माध्यम से कर पाना इन सभी को मुश्किल हो चुका है। आर्थिक रूप से जो मतलब कि प्रकाशन है वो जारी रखना अब संभव नहीं है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी खराब हो चुकी है। अब इसका महत्व क्या है। पर्शियाना को पारसी समुदाय की आवाज माना जाता था कि जो मतलब पर्शियाना जो है ये पारसी यानी कि पर्शियन जो एक कम्युनिटी है उसके बारे में सब कुछ मतलब कि बताती थी, सब कुछ होता था। तो ऐसे में इसने समुदाय से जुड़े मुद्दों पर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर में रहने वाले पर्शियों को जोड़कर रखा था। ये पारसी धर्म, उनकी जीवन शैली या फिर डॉक्यूमेंटेशन का एक अच्छा स्रोत रही है उनके बारे में जानने के लिए। इसके प्रभाव क्या रहेंगे बंद होने पर। इसकी एक ऐतिहासिक पहचान, संवाद का मंच जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जिस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से ये इसकी एक पहचान बनी हुई थी वो खत्म होने की तादाद में है। वरिष्ठ और युवा लेखक, शोधकर्ता, पाठक जो इससे जुड़े रहे थे अब इस मंच से वंचित हो जाएंगे, अब उनको अपना एक अलग प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। इसके अलावा संभावना है कि भविष्य में इसका कोई डिजिटल रूप शुरू किया जा सकता है, यानी कि ई पत्रिका या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।